Doing? I hope you all are doing great. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So हम लोग environment की lecture series कर रहे हैं. In the last two lectures we did the current affairs नहीं MCQ session जो है मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए. आज के lecture में we're going to talk about another important topic of environment, that is the ecological niche. Now before getting on to the ecological नीशे आपको मैंने क्या बताया था. नीशे सबसे पहले तो एक स्टैटिक का पॉइंट या आप लिख सकते हैं दैट द टर्म वाज फर्स्ट टाइम कॉइंड बाय रोजवेल हिल जॉनसन. सो रोजवेल हिल जॉनसन वाज द पर्सन जिन्होंने जो नीशे है ना उसका टर्म जो है वो कॉइन किया था. हाउएवर द टर्म वाज और द वर्ड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड by Joseph Grinnell in 1917. So in 1917 when he was doing a presentation, उन्होंने अपने उस काम के लिए जो नीशे है उस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. So it was coined by Roswell Hill Johnson, but however it was used for the first time by Joseph Grinnell. ठीक है जी. नाउ व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल नीशे. नाउ बिल्कुल अगर हम मोटी भाषा में समझें, सो बेसिकली क्या होता है ना, फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिज़िकल चीज़ें क्या होगी, फिज़िकल हो जाएंगी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल योर एडिक्वेट टेम्परेचर, योर वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. इसी के ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. सो दीज आर व्हाट, दीज आर फिजिकल कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. अब नीशे क्या होता है. नीशे का मतलब हो गया एक वो एप्ट इन्वायरमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. नाउ इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि अगर आपको कोई, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि जैसे कि अगर आपको एक एक सराउंडिंग में एक जगह पर अगर आपको कोई भी मार्केट जो है वो बनानी है, तो आप उस मार्केट में ऐसे थोड़ी ना कि आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे आप कोई जो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं बैठता है, आप वो वाली दुकान वहाँ पे खोल देंगे. ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप एक गांव में अगर आप रहते हैं, या अगर आप चलो अगर आप गांव में रहते हैं, अगर मैं वहाँ पे बोलूँ कि आपने वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बुटीक खोल दी है किसी वेस्टर्न कपड़ों की, तो हाउएवर वहाँ पे लोग लेंगे, पर क्या वो एक एप्ट जगह है उस दुकान को खोलने के लिए? तो वो एप्ट जगह नहीं है. तो आप कभी भी अगर कोई भी चीज़ में कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ की नीशे या फिर निश मार्केट के ऊपर ही इसको इन्वेस्टमेंट करें. आप पहले उसका नेश समझते हैं कि मार्केट नेश है कि नहीं है, वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी कि नहीं रहेगी, और उसी प्रोडक्टिविटी के मद्देनज़र ही वहाँ पे वो जो शॉप है या कोई भी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है. एंड सिमिलरली इट गोज़ फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग, कैन वी सर्वाइव इन अ फॉरेस्ट एरिया जहाँ की हमको आदत नहीं है? नहीं, क्योंकि वो हमारा नीशे नहीं है, वो हमारा नेश नहीं है. Similarly, for any organism to survive, it requires a perfect niche or niche, howsoever you pronounce it. Now, लेट्स जस्ट लुक एट द डेफिनेशन. आपको पेपर में डेफिनेशन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये किसका डेफिनेशन है. सो दिस इज द डेफिनेशन. सो व्हाट इज इट? फॉर एन ऑर्गेनिज्म के दोनों हैं. एक फंक्शनल रोल है, और फंक्शनल रोल में क्या आ गया? उसका सर्वाइवल, उसका रिप्रोडक्शन, उसका ब्रीडिंग ग्राउंड, ये सब चीज़ें क्या है? उसका फंक्शनल रोल है. आप दुनिया में आए हो तो आप सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो. आप जीने के लिए यू हैव लॉट ऑफ रोल्स टू डू. आपको रिप्रोडक्शन भी करना है, आपको आगे ब्रीडिंग भी करना है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर फंक्शनल रोल्स. इसी के ही साथ आपका एक इकोसिस्टम में एज अ स्पीशी व्हाट इज़ योर पोजीशन, मीनिंग व्हाट इज़ योर ट्रॉफिक लेवल. आर यू ट्रॉफिक लेवल 1, आर यू ट्रॉफिक लेवल 2, आप ट्रॉफिक लेवल 3 पे, आप किस लेवल पे हो? Now, what is all this? This is all the resources that a person or an organism uses. और उस resource के साथ क्या होता है? सिर्फ आप एक स्पीशीज़ को आप उसको यूज़ कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पीशीज़ विच आर यूजिंग दैट रिसोर्स. सो देयरफॉर फॉर एन ऑर्गेनिज्म
टू हैव अ परफेक्ट इकोलॉजिकल नीशे, एक अच्छा नीशे के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है बोथ बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कैसे हो गया, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग लेते हैं, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन हु, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, सो दीज आर बायोटिक। इसी के ही साथ हम सनलाइट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, हम वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। बायोटिक से ही एक्सट्रैक्ट का का रिजल्ट ऑक्सीजन उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन बोथ इट्स बायोटिक एज वेल एज इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट। अब क्या होता है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी एक स्पीशी का सेम नीशे या नेश नहीं हो सकता, हाउ एवर उनका हैबिटेट सेम हो सकता है। जैसे कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे, अगर एक ही ट्रॉफिक लेवल है, उस पे अगर एक, समझ लो ये एक खाना है और इसके ऊपर फीड करने वाले ये दो स्पीशी हैं, स्पीशी नंबर 1 एंड दिस इज स्पीशी नंबर 2। अब खाना एक ही है और उसके ऊपर फीड करने वाले दो लोग हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ट्रॉफिक लेवल पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो जाएगा कंपटीशन, और जो इन दोनों में से सरवाइव करेगा वही आगे बढ़ेगा। या फिर एक तो हो सकता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि दोनों में से वही सरवाइव करेगा जो अपने आप को बचा पाएगा, वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपने आप को टाइम टू टाइम ऐसा अडेप्ट कर लेंगे कि दोनों सेम नेश में रहेंगे, सेम ट्रॉफिक लेवल पे रहेंगे, लेकिन उनका नेश बदल जाएगा या नीशे बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, I'll tell you this with the help of an yeah, here it is। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं। अब बर्ड्स का ऑब्वियसली हैबिटेट तो सेम ही है ना, लेकिन ये आपका बड़े बर्ड्स आ गए, ये आपके छोटे वाले बर्ड्स आ गए। सो एक ही ट्री है, लेकिन उस देखो ये एक ही हैबिटेट है। हैबिटेट किसका है, ये बहुतों का हैबिटेट है। इसके ऊपर ये बीटल भी जो है फीड कर रही है, इसके ऊपर ये छोटी बर्ड्स भी फीड कर रही हैं, इसके ऊपर ये बड़ी बर्ड भी फीड कर रही है। सो द हैबिटेट इज सेम। हाउएवर ब्रांचेस एंड लीव्स के ऊपर आपकी बीज, वैप्स, मोथ्स, आपके स्क्विरल्स, ये सब इसके ऊपर फीड कर रहे हैं। ट्रंक के ऊपर आपके इंसेक्ट्स जो है वो फीड कर रहे हैं। रूट्स के ऊपर आपके बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स और आपके फंजाई जो है वो फीड कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, दीज आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम हैबिटेट, बट दे डू नॉट फॉल अंडर द सेम नीशे और नेश। सब ने अपना अपना, उनको पता है कि भैया मुझे, अगर मैं नीचे हूं तो मुझे ऊपर जाके नहीं पलना है, तो सब ने क्या किया है, सब ने एक ही हैबिटेट में, क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक ही हैबिटेट के लिए, सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ, और सब ने अपना अपना क्या है, एक एक नीशे जो है वो पकड़ लिया हुआ है। सिमिलरली, अब इतना हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज, अ फूड वेब विद मोर डाइवर्सिटी, एक ऐसा फूड वेब जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट कैन बेटर विथस्टैंड द लॉस ऑफ द स्पीशी। कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका, तो आपको ये पेपर में पूछ सकते हैं कि फूड वेब अगर डाइवर्सिटी उसमें ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर अगर फूड वेब जिसमें कम डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दे कैन आस्क यू। अब इसमें क्या है, देखो फूड वेब याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लो, जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा वो मोर स्टेबल। सो मोर स्टेबिलिटी इन द फूड वेब, मोर इज द मोर डाइवर्सिटी इज इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी। अब कैसे है इसको, बेसिकली इसको समझो। जैसे ये आपका ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है और इसके ऊपर A, B, C और D और फिर E है। इसको ये खाता है, मतलब B जो है वो A पे फीड करता है, C भी करता है, D भी करता है, और फिर C जो है वो E के ऊपर फीड करता है। अब मुझे बताओ, ये एक सिंपल सा फूड वेब है, राइट। अब अगर A जो है वो मर जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो फूड वेब है या फूड चेन है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर था ना, ये तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे था। जब ट्रॉफिक लेवल 1 ही खत्म हो जाएगा तो ये B, C, D, E
ए के ऊपर फीड करने वाला बी मर गया, सी मर गया, डी मर गया। जब ए बी सी डी मर जाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, ई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। सो जिसके चलते इसका अकेले सर्वाइव करना भी तो मुश्किल हो जाएगा। सो ये पूरी की पूरी फूड वेब या फूड चेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसी के ही बिल्कुल उल्टा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसको हम उल्टा पुल्टा बना देते हैं। ये इसको खाता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको खाता है, ये इसको भी खा सकता 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 है। अब अगर बी मर जाए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ई इसको भी तो खा सकता है, सी इसको भी तो, ई सी को भी तो खा सकता है। सो इसके पास क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो ना तो आप स्टेबल रहते हो। लाइफ में भी ऐसा होता है, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो आप आराम से अपनी स्टेबिलिटी के साथ जो है वो लाइफ काटते हो। जब लाइफ में ऑप्शंस कम हो तो क्या हो जाता है, इंसान जो है वो बहुत ही बौखला जाता है। तो सिमिलरली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू फीड ऑन, दैट मीन्स दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी और द डाइवर्सिटी ऑफ द फूड वेब, फूड चेन। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो अगर एक स्पीशी का लॉस होता है उसकी वजह से पूरी की पूरी फूड चेन या फूड वेब कोलैप्स नहीं करती है, ठीक है जी। नाउ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन डाइवर्सिटी ऑफ निश। अब वो कहते हैं कि सिमिलरली जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर एक जगह में अगर इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपकी डाइवर्सिटी है निश में। वही जो हमने पीछे फोटो नहीं पढ़ी वही है कि यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी क्यों है, यहाँ पे ये पेड़ इतना हरा भरा क्यों है, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपना अपना निश जो है या नीशे जो है वो बांटा हुआ है। अगर ये बड़ा ये छोटी भी इसी पीक के लिए लड़ रही होंगी तो ये भी इसको खाएगी, ये भी इसको खाएगी, दोनों में कंपटीशन हो जाएगा और दोनों में से एक ही है जो सरवाइव कर पाएगा। देयरफॉर जितनी ज़्यादा नीशे या नेश में डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका स्टेबिलिटी रहता है आपकी इकोसिस्टम में। नाउ another important, it becomes difficult for two species to inhabitate the same niche. Why? क्योंकि अगर एक ही स्पीशी, अगर दो स्पीशी क्या हो गया, जैसे कुत्ता और बिल्ली, अगर एक ही सेम नीशे के लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना, और इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन। सो इट बेसिकली स्टेट्स, लॉ ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, ये बेसिकली ये स्टेट करता है कि नो टू स्पीशी, कि कोई भी दो अलग अलग स्पीशी एक सेम नीशे या नेश जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर सकती हैं एट द सेम टाइम। क्यों? अगर एक ही टाइम पर एक ही खाने के लिए दो अलग अलग स्पीशी उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो उन दोनों में कंपटीशन जो है वो शुरू हो जाएगा। फॉर वॉट? फॉर द सेम रिसोर्सेज एंड फॉर द सेम हैबिटेट। सो इससे क्या हो जाएगा, एक ना एक स्पीशी जो है उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ एक और चीज़ जो हम करेंगे, अब आपके जो निश है ना या नीशे है, दे कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। व्हाट आर दोज? इट कैन बी हैबिटेट, it can be food, it can be reproduction, it can be physical and chemical. What does habitat means? It means where the organism or the species can survive, so where it lives. ठीक है, जहाँ पे वो रह सकता है। और क्या हैबिटेट दो स्पीशीज़ का एक जैसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्या हम जानवरों के साथ नहीं रह रहे? ऑफ कोर्स हम रह रहे हैं, हमारे घर में भी तो जो है पेट्स रहते हैं हमारे, तो हमारा हैबिटेट जो है वो सेम है। बट क्या जो हमारा पेट खाना खा रहा है अगर हम भी उसी के खाने के ऊपर पड़ जाएंगे तो क्या एक वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? वो ऑब्वियसली उसको करने वाला है। सो हैबिटेट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर अ स्पीशी कैन लिव, और more than one species can have a same habitat. ठीक है, तभी जब फॉरेस्ट में क्या होता है, आपके एलिफेंट्स, आपके टाइगर, आपके लायन, आपके डियर, आपके जीब्रास, दे ऑल आर लिविंग टुगेदर। व्हाई? बिकॉज दे शेयर द सेम हैबिटेट। बट क्या जो एलिफेंट खाना खाता है क्या वो सेम खाना टाइगर खा सकता है? नहीं खा सकता। ठीक है, सो दैट इज दे हैव अ डिफरेंट नीशे और नेश। फूड क्या होता है? उनके ईटिंग हैबिट्स।
जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जितनी ज़्यादा उनकी ईटिंग डाइवर्सिटी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी उसके इकोसिस्टम में। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया हाउ एंड व्हेन टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। हाउ मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। व्हेन मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक ब्रीडिंग सीजन होता है। नाउ अब अगर आप देखो ये रिप्रोडक्शन का भी नीशे के साथ इतना बड़ा रिलेशन है। आप देखो कितनी बारी होता है जब हमारे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है ना वो भी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी विंटरिंग और एक होती है आपकी ब्रीडिंग। विंटरिंग का मतलब हो गया जब आपके, समझ लो जैसे कि ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत सारी ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी है, तो वो क्या करेंगी, वो यहाँ से उठकर कहाँ पे आ जाएंगी, जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाएंगी जहाँ पे उनको ज़्यादा स्टेबल टेम्परेचर मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ विंटरिंग ग्राउंड्स। कि हमारे यहाँ पे इतनी जो है ठीक है। अब कितनी यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आती हैं माइग्रेट करते हुए जो सिर्फ यहाँ पे एज अ विंटरिंग ग्राउंड के लिए आती है, ब्रीडिंग करने नहीं आती हैं। जबकि कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए आती हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन के लिए भी तो आपको एक नीशे चाहिए, आपको नेस्ट चाहिए, तो इसीलिए नेस्ट का एक टाइप होता है आपका रिप्रोडक्शन, दैट इज हाउ एंड व्हेन टू रिप्रोड्यूस। फिर आता है आपका फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल में क्या आ गया, फिजिकल केमिकल में आ गया आपका टेम्परेचर, आपका ऑल्टीट्यूड, आपका लैंड स्केप, आपका लैंड शेप, आपका मॉइस्चर, आपका ह्यूमिडिटी। सो वो सब आ गया आपके फिजिकल और केमिकल। सो हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, अपना हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिजिकल और केमिकल जो है वो नीशे या नेश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ डैम्पनेस में ही बढ़ सकते हैं, दैट इज़ थोड़े से मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे बढ़ सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बिल्कुल और बिल्कुल ड्राई कंडीशंस चाहिए होती हैं। सो दैट इज़ एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल नीशे, ठीक है। नाउ अब एक और जो आप पॉइंट एज ऐड कर सकते हो, दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी कौन से इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी जब नंबर ऑफ नीशे या नेश ज़्यादा होंगे और जो आपकी फूड डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो जब ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपकी नेट प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पे या एक ही स्पीशी के ऊपर बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो डिपेंडेंट है, सोल सिर्फ एक ही के ऊपर है, तो अगर उसको कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद जो है उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके क्या होते हैं, जैसे कुछ स्पीशीज़ होते हैं, कुछ स्पीशीज़ आपके बड़े इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उनसे क्या होता है, एक रिपल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर भी, उनकी सर्वाइवल के ऊपर भी बात आ जाती है। सो देयरफॉर देयर हैज़ टू बी अ स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब कोई भी दो स्पीशीज़ का सेम नीशे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ताकि उनके बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं हो, और अगर कंपटीशन होगा तो फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन वन ऑफ द स्पीशीज इज गोइंग टू गेट एक्सक्लूडेड, नंबर वन, या नंबर टू बोथ ऑफ द स्पीशीज आर गोइंग टू अंडरगो अडेप्टेशन और अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने जिराफ का किस्सा सुना होगा। हाउएवर ऐसा कोई भी क्या कहते हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उसमें कितना सच्चाई है वो हमको नहीं पता, बट मैं आपको एक बहुत ही लेमैन की भाषा में समझाऊं तो जिराफ अगर देखा जाए, सो जिराफ बेसिकली उसकी गर्दन इतनी लंबी थी नहीं, उसकी गर्दन छोटी ही थी, बट जिन एरियाज़ में वो रहता था, जिस फूड को वो खाता था, वो दैट यूज टू बी एट अ हाइट। उसी हाइट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, उसका जब उसने अपनी गर्दन जो है वो लंबी करने शुरू हो गया, इसके चलते जो उसकी गर्दन थी वो एक पॉइंट के बाद स्ट्रेच होना शुरू हो गई। स्ट्रेच होते होते वो एक ऐसे एक ऐसा तरीके से उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि क्या हो गया कि वो आसानी से जो है वो आपके टॉल ट्रीज़ के ऊपर जो है वो फीड कर सकता था।
ठीक है। सो हाउ एवर जिराफ की इतनी लंबी गर्दन क्यों है, वन ऑफ द क्या कहते हैं, वन ऑफ द प्रूफ तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द थिंग्स इज दिस कि भैया इस तरीके से हुआ था, टेस्ट में नहीं है, पता नहीं सच है कि नहीं है, बट देर आर 2-3 रीजन्स कि भैया ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि अपने आप को फीड करने के लिए टॉल ट्रीज के ऊपर उसकी गर्दन जो है वो स्ट्रेच होना शुरू होगी, और बहुत सालों की, ये नहीं कि आज स्ट्रेच किया तो कल सुबह लंबी होगी, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा जनरेशन्स, 5 से 6 जनरेशन्स, दो मतलब मोर देन 3 to 4 जनरेशन्स के बाद जो है वो उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसमें बोला जाता है कि जिराफ की इतनी गर्दन लंबी क्यों है, ठीक है। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज योर इकोलॉजिकल नीशे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको उसके ऊपर भी जो है वो स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।